हेलो क्लास, देखिएगा आज का जो हमारा वर्तमान टॉपिक है ना, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ये आपका पादप का पोषण है ना, हार्मोन और जनन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था, है ना, खाद्य पोषण के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ किसके खाद्य पोषण के बारे में देखा हुआ था? जीव जंतु का। लेकिन आज हम लोग है ना जो पोषण देखेंगे पादप का देखेंगे। उसी प्रकार हम लोगों ने हार्मोन के बारे में भी पढ़ा हुआ था, तो वहाँ हम लोग है ना जो आपके जीव हैं, ठीक है, जो पशु पक्षी है और साथ में मनुष्य है, उनके हार्मोन के बारे में देखा था। और जनन में भी इसी तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देखा हुआ था। आज हम लोग जो अभी क्लास करेंगे इसमें हम लोग पादप है ना, पादप का पोषण, हार्मोन और जनन के बारे में देखेंगे। चलिए, और जिस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं ना, आप सबको पता है कि हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज है उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगा। उसके बाद मैं आपको उसको ऑप्शन भी बताऊंगा और देन हम लोग वहाँ से जो उसका आंसर होगा उसको हम लोग टेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लासेस इसी तरीके से चल रही हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस महीने के 15 तारीख तक है ना, पॉसिबिलिटी 15-16 तारीख तक जनरली हमारा जो है साइंस का पूरा जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है ना, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में मैंने कराए हैं है ना, सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और किसी न किसी है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितना भी वीडियो हमारे जो साइंस के लिए आया था आप लोग सबको देखें। ये आपके शिक्षाकर्मी भर्ती है ना, जो आपका टेट का पेपर है, साथ ही व्यापम का जो छात्रावास का पेपर है, सीजी पुलिस का पेपर है, और उसके बाद जितने भी है ना छत्तीसगढ़ से व्यापम जो लेता है वहाँ, और साथ ही जो पीसीएस का एग्जाम जो करंट में निकला। ठीक है, तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जितनी भी वीडियोस हैं है ना जो सामान्य विज्ञान से संबंधित है, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थ्योरी वाली चीज़ें जो हम लोग वो ऑफलाइन क्लास में देखते हैं, लेकिन इसके पहले थ्योरी की कुछ बहुत सारी वीडियोस आपको क्लास थी है ना, छत्तीसगढ़ का लगभग, ठीक है, भूगोल को है ना, भूगोल के कुछ जरूरी चीज़ों को छोड़ के सारे छत्तीसगढ़ के जो है चीज़ें जो थ्योरी क्लास में आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है ना, मतलब आगे आपके प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहने का मतलब ये था। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में मदद करता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा आपका जो पहला प्रश्न है कि पौधे का तना जो है ना, पौधे का तना जो है पौधे के सभी भागों में, ठीक है, पूरे पौधे के सभी भागों में, ठीक है, भोजन वितरित करने तथा खाली स्थान में मदद करता है। प्रश्न पूछा गया। ठीक है, पौधे का तना, ठीक है, पौधे का क्या है तो याद रखिएगा तना है। ठीक है, पौधे का क्या है तो याद रखिएगा तना है, और ये पौधे के सभी भागों में, ठीक है, और ये पौधे के सभी भागों में, पौधे का तना है और ये पौधे के सभी भागों में है ना भोजन वितरित करता है, भोजन वितरित करता है, और भोजन पहुंचाने के छोड़ इसका अन्य कार्य कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, बहुत सारे आंसर इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज तो देखिएगा यहाँ पे भोजन का भंडारण है ना, एक चीज क्या देखने को मिलता है, भोजन का भंडारण है ना, भोजन के भंडारण में मदद करता है। साथ ही पौधे को आकार देने का भी है ना, पौधे को आकार देने का भी ये थोड़ा सा काम करता है। श्वसन है ना, श्वसन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। और प्रकाश संश्लेषण के कार्य में भी ये क्या करता है, तो मदद करता है। तो देखिए ये क्या करता है, पौधे का तना जो है पौधे के सभी भागों को भोजन वितरित करता है। ठीक है, भोजन क्या करता है, वितरित करता है। साथ ही भंडारण में मदद करता है ना, साथ ही देखिएगा भंडारण में मदद करता है। उसके बाद आपको इसी में देखने को मिलता है पौधे को आकार देने का काम करता है। ठीक है, पौधे को आकार देने का काम करता है। ठीक है, उसी बाद अगला जो है श्वसन, ठीक है, श्वसन में भी मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। ठीक है, श्वसन में मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण में भी ये मदद करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न की जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ठीक है, पौधे की अधिकतम मात्रा, ठीक है, पौधे की क्या याद रखिएगा, अधिकतम मात्रा।
पौधे की क्या याद रखिए, अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ये आपका है ना, जो मैं पहले स्टार्टिंग में लिखा था इसको इस तरीके से लीजिए, जल की वह अधिकतम मात्रा, ठीक, जल की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है, जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है, जल की वह अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे जल की आपको वह अधिकतम मात्रा बतानी है जिसके पौधे की आवश्यकता है और वह उसका अवशोषण किस प्रकार करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका भ्रूणी जोन से, ऑप्शन बी है बढ़त बिंदु से, ऑप्शन सी है दीर्घीकरण जोन से, ऑप्शन डी है जड़ों की बालों से। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे जड़ों की बालों से, जड़ों की बालों से। ऑप्शन डी आप यहाँ पे क्या, तो जड़ों की बालों से। देखिए जब किसी वृक्ष की छाल, ठीक है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, क्यों? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वृक्ष, ठीक है, वृक्ष का छाल है और इस छाल को आधार से, ठीक है, आधार से गोलाकार रूप में हटा देने से वृक्ष जो है ना, वृक्ष जो है सूख कर, ठीक, सूख कर मर जाती है। इसका कारण क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, है ना, मृदा से जो जल वायु है वो अंगों में नहीं पहुंच पाता। दूसरा, जड़ ऊर्जा से वंचित रह जाती है, ठीक है, जो जड़ है वो ऊर्जा से वंचित रह जाती है। सी, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, ठीक है, वृक्ष जो है मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है। और डी, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिएगा, जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है ना, जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, संवहनी, वेस्कुलर पौधे, देखिए वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है, वो संवहनी पौधों के बारे में ही बता रहे हैं, है ना। वेस्कुलर कहने का मतलब क्या है, याद रखिए वो संवहनी पौधों के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, संवहनी पौधों में पानी जो है ऊपर की ओर जाता है, इसका कारण क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए किसके द्वारा जाता है, ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम टिश्यू और जी जाइलम टिश्यू। तो देखिएगा जो संवहनी पौधे इसमें पानी ऊपर की ओर जाता है, इसका कारण क्या है, ध्यान रखिएगा जाइलम। ठीक, जो जाइलम ऊतक है, ठीक, जाइलम ऊतक या जाइलम जो कोशिका का है, उसी के माध्यम से क्या होता है, इसकी पानी जो है ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों में जो जाइलम है ये जिम्मेदार होता है, किस लिए, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है आपका आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी जल वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो पेड़ पौधे में जो जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है, ये जो जाइलम पढ़े ना, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या किया है, यहाँ पे पानी को पेड़ में, है ना, पौधे के ऊपरी हिस्से में पानी को पहुँचाता है। यहाँ पर भी सेम काम करेगा, क्या करता है ना, पानी का या जल का स्थानांतरण का कार्य करता है। ठीक, क्या करता है, तो जल स्थानांतरण का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि पौधों में पानी
किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है आपका जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी आपका एपिडर्मिस द्वारा, ऑप्शन सी आपका फ्लोएम द्वारा और ऑप्शन डी है कैम्बियम द्वारा। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से है ना, उपयुक्त में से एक सही है। तो याद रखिएगा जो पेड़ पौधों में जलों का जो संवहन है या जलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या जलों का मार्ग जो तय किया जाता है किसके द्वारा? तो जो आपका जाइलम है उसी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, और पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रश्न है आपका पौधों में, ठीक है, फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? प्रश्न पूछा गया। ए आहार वहन के लिए, बी अमीनो अम्ल वहन के लिए, सी ऑक्सीजन वहन के लिए और डी जल वहन के लिए। पौधों में जो फ्लोएम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा ए आहार वहन के लिए। ठीक, ऑप्शन ए किस लिए? तो आहार वहन के लिए। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जीवित ऊतक, ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? आपको है ना, कौन सा ऐसा जीवित ऊतक है जो उच्च वर्गीय पौधों में, ठीक है, जैव पोषक वाहक के रूप में कार्य करता है? देखिए, इसका मतलब एक ही चीज है ना कि पौधों में जो है, ठीक है, उसका पोषक आहार खाद्य चीजों को कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो याद रखिए कि जो फ्लोएम है यही क्या होता है? तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम का ही कार्य होता है जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें आहार, है ना, आहार का वहन करना, आहारों को पौधों के अलग अलग, ठीक है, भागों तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, ठीक, पौधे जो है अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए पर्णहरित से, ऑप्शन बी वायुमंडल से, ऑप्शन सी प्रकाश से, ऑप्शन डी मृदा से। ठीक है, तो पौधे जो है अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मृदा से, है ना, ऑप्शन डी मृदा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इस चीज को उल्टा करके देखते हैं कि पौधे के विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक है। ठीक है, पौधे के विकास के लिए कौन से तत्व जो है ये आवश्यक है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा, ऑप्शन ए आपका है सोडियम, है ना, ऑप्शन बी आपका पोटेशियम, ऑप्शन सी आपका कैल्शियम और ऑप्शन डी है यहाँ पे मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, पोटेशियम ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मैग्नीशियम ये भी आवश्यक है और कैल्शियम ये भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, पौधे के वृद्धि के लिए, ठीक है, कौन जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट के प्रश्न आपको बताएं। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है आपका देखिए, हम कहाँ पे पहुंचे थे? ए पोटेशियम, बी जिंक, सी बोरान, डी क्लोरीन। तो याद रखिएगा, है ना, कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट आवश्यक है? तो याद रखिए पोटेशियम, है ना। पोटेशियम को हम लोग जो इसका सांकेतिक इसका जो सांकेतिक चिन्ह है ना, इसका जो सांकेतिक पहचान है उसे क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, जो क्या होता है? के होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में शुष्क पोषक नहीं है? ठीक है, देखिए पौधों में उल्टा प्रश्न पढ़ते हैं इसको, है ना। प्रश्न को सीधा प्रश्न को जो पूछा गया है
उसे अपोजिट करके देखते हैं और वहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों में पोषक सूक्ष्म पोषक या सूक्ष्म पोषक नहीं है। ठीक है, पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ठीक है, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम याद रखिएगा पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, लेकिन अगर सूक्ष्म पोषक कौन सा है ऐसा प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे आयरन। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा आयरन Fe, है ना। उसके बाद है एक मैग्नीज Mn, ठीक है, मैग्नीज Mn, और याद रखिएगा कॉपर। ये क्या सूक्ष्म पोषक है ना। पौधों में सूक्ष्म पोषक कौन सा है तो याद रखिएगा आयरन, मैग्नीज और कॉपर। जबकि पौधों में सूक्ष्म पोषक कौन सा नहीं है तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपका बोरान, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है आपका सोडियम, ऑप्शन डी है आपका तांबा। तो याद रखिएगा सोडियम जो है ना, इसमें जो है सोडियम को भी इंक्लूड कर देना। ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम क्या है तो पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सूक्ष्म पोषक है इसमें 2-3 नाम और आप याद रखिएगा। एक है तो बोरान, ठीक है, एक कौन सा तो याद रखिएगा बोरान। ठीक, इसी में आगे और बढ़िए और देखिएगा जस्ता, जिंक, है ना, Zn। उसके बाद अगला देखिए जो आपका है तांबा। ये क्या है तो सूक्ष्म पोषक है ना, पौधे का सूक्ष्म पोषक है। चलिए आगे बढ़िए। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। आपको उस तत्व के बारे में बताना है जो सरसों की तेल की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी है आपका सल्फर, ऑप्शन सी है आपका जस्ता और ऑप्शन डी है आपका लोहा। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा सल्फर, है ना, एस। ठीक है, तो कौन सा तत्व है जो सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाता है तो याद रखिएगा सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो प्रश्न पूछा गया। ठीक, पौधे जो है नाइट्रोजन को, ठीक, पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्राइट, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनिया। तो नाइट्रेट यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नाइट्रेट यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है। ठीक, जिस रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो कौन सा है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया और डी नाइट्राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको उत्तर जो है ऑप्शन बी नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, किस रूप में जो है पौधे किस रूप में नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसको पदार्थ प्राप्त करते हैं तो नाइट्रेट के, है ना, नाइट्रेट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया हुआ है कि पौधे नाइट्रोजन की, जिस रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रेट। अगला है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप। नत्रजन कहने का मतलब जो नाइट्रोजन है उसी के बारे में बात हो रही है ना, इसको मैं पहले और आपको बताया हूँ। ठीक है, तो पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन, ठीक, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है कौन सा है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है आपका नाइट्रेट, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका क्लोराइड, ऑप्शन डी है आपका ऑक्साइड। तो याद रखिएगा नाइट्रेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो नाइट्रेट है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलदली फसलों में
गांठ गठन के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपको पोषक तत्व बताने हैं। ठीक, आपको पोषक तत्व बताने हैं जो दलदली फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है ना, गांठ गठन के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो दलदली फसलों के लिए गांठ गठन के लिए आवश्यक है। ए नाइट्रोजन, डी सिलिकॉन, सी बोरान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये हो जाएगा बोरान, है ना। ये आपका उत्तर कौन सा होगा तो याद रखिए बोरान। वह कौन सा पोषक तत्व है जो दलदली फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा आपका बोरान। इसके बाद अगला आपका जो प्रश्न है कि परजीवी पौधे आपको पहचानने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिएगा आपका जो परजीवी पौधे हैं इसकी पहचान करनी है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए घटपर्णी, बी अमरबेल, सी ब्लेडरवर्ट और डी सूरजमुखी। ठीक है, आपको परजीवी है ना, परजीवी कहने का मतलब ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे पर आश्रित होता है जीवन जीने के लिए। ठीक है, अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो परजीवी पौधे ठीक है किसकी पहचान करनी है। इसमें ए है आपका घटपर्णी, बी आपका है अमरबेल, सी है आपका सूरजमुखी और डी है ब्लेडरवर्ट। इसमें से आपका जो उत्तर होगा ये होगा अमरबेल। ठीक है, ये आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा अमरबेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो फसल लोडिंग विधि है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो फसल लोडिंग ठीक है विधि है ये क्या है। ए ठीक, फसल लोडिंग विधि के द्वारा है ना भूमि उर्वरता का मूल्यांकन किया जाता है। अगला फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन सी है फसलों को नुकसान को जानने की विधि है। ऑप्शन डी उर्वरकों की उपयोगी परीक्षण की विधि है। तो याद रखिएगा फसल उत्पादन के लिए, इसके लिए तो फसल उत्पादन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक, आवश्यक पोषक तत्वों का या आवश्यक तत्वों के लिए पौधे का विश्लेषण है ना, इसके अंतर्गत पौधे का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ठीक, तो लॉगिंग विधि के बारे में आप लोगों ने क्या देखा, तो लॉगिंग विधि के बारे में आपको याद रखनी है। ये जो है फसल उत्पादन में जो आवश्यक पोषक तत्व, फसल उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनके लिए पौधे का क्या करता है तो विश्लेषण करता है। अगला देखिए पादप हार्मोन। ठीक है, अगला देखिए ठीक, ये आपका जो पादप का पोषण है वहाँ तक की सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है ना। अब हम लोग पादप का जो हार्मोन है इसमें आते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि पादप हार्मोन कौन कौन से आपको बताने हैं, है ना। पादप हार्मोन कौन कौन से, ये प्रश्न आपसे पूछे गए। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी जिबरेलिन। तो याद रखिएगा यहाँ पर पादप हार्मोन है सबसे पहले तो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है याद रखिएगा पादप हार्मोन है। अगला देखिएगा इथिलीन। ठीक है, इथिलीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या है, जो पादप हार्मोन है। और इसके बाद जो है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो है ये भी पादप हार्मोन है। और उसी प्रकार जो है इंसुलिन, तो इंसुलिन बताया था मैंने आपको, है ना। ये क्या होता है तो आपका अमाशय को है ना क्या होता है, ये स्त्रवण होता है। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में आपके पास ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है आपका थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी आपका साइटोकाइनिन। तो देखिएगा पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन यहाँ पहले से दिया हुआ है ना, जिसको हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। अगला देखिएगा कौन सा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन, या प्रश्न पूछा गया। ठीक है, पादपों का वृद्धि हार्मोन कौन सा है ये आपको बताने हैं। ठीक है, पादपों का वृद्धि हार्मोन कौन सा है आपको बताने हैं। ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है ये आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या हुआ है, अगेन रिपीट हुआ है।
देखिए इसके बाद कुछ पादप हार्मोन है जिसका मैं नाम लिखता हूँ, उसको हम लोग सही सुलभित कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन। अब ये जो पादप हार्मोन है इनका कार्य क्या क्या है इसके बारे में हमें देखना है। आगे आपको साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो बताया है, मैंने बताया भी है ना, एक वृद्धि हार्मोन है जिसको है ना प्लांट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका एब्सिसिक अम्ल। अगला कौन सा है तो देखिएगा एब्सिसिक अम्ल। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है, ये शिखर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। पेड़ों के जो ऊपरी वाले हिस्से होते हैं, ऊपरी भाग, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को याद रखिएगा, ये शिखर है ना, ये शिखर प्रधानता का कार्य करता है। उसके बाद है आपका जिबरेलिन। जिबरेलिन में याद रखिए कोशिका वृद्धि करने का कार्य करता है ना। पादपों में कोशिका वृद्धि का कार्य कौन करता है तो याद रखिएगा जिबरेलिन। इसके बाद आपका जो अगला है ये है साइटोकाइनिन। याद रखिएगा पादपों में जो कोशिका विभाजन है, ठीक, पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है ये साइटोकाइनिन, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए सूखा से शून्यता से संबंधित हार्मोन, ठीक है। जब क्या होता है जल नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, नमी नहीं मिलती है, तो सूखा की समस्या जो है ना, सूखा की समस्या पादपों को होती है। और सूखा की जो सहिष्णुता है, ठीक, मतलब सूखा जो बर्दाश्त करने की जो उनकी क्षमता है या सूखा जो है जो वो बर्दाश्त करते हैं, तो उसके लिए कौन सा है हार्मोन जो है जिम्मेदार है, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इंडोल एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन, ये आपको बताना है ना। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला, ठीक है, कौन सा हार्मोन है ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिएगा ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन और ऑप्शन डी आपका होता है ऑक्सीन। तो इसमें ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी जो एथिलीन है याद रखिएगा ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन बी जो एथिलीन है याद रखिएगा ये जो है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। हरे जो फल होते हैं इनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस है जिसका प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए एसिटिलीन, बी इथेन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो निम्न में से, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि हरे जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपके ऑप्शन में देखते हैं और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा एसिटिलीन। और इसके बारे में हम लोगों ने और भी पहले पढ़ चुके हैं ना, इसके बारे में हम लोग और भी पहले आपके किसी अन्य लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा एसिटिलीन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। आपको उस पादप हार्मोन के बारे में बताना है, ठीक है, आपको उस पादप हार्मोन के बारे में बताना है जो फल की परिपक्वता के लिए, ठीक है, जो क्या तो याद रखिएगा फल की परिपक्वता के लिए, ठीक है, परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है आपका एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन सी है एथिलीन। तो याद रखिएगा फलों की परिपक्वता के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है या हार्मोन, तो एथिलीन, है ना। कौन सा तो याद रखिएगा एथिलीन। और आपको गैस में याद रखना है एसिटिलीन, है ना, गैस में आपको याद रखना है एसिटिलीन। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिएगा टमाटर के बीज रहित, ठीक, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन क्या संभव है
ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है टमाटर के खेतों में सूक्ष्मांतरिक तत्वों के अनुप्रयोग से। ऑप्शन बी है पादपों पर खनिज घोल छिड़कने से, है ना। ऑप्शन बी है पादपों पर खनिज घोल छिड़कने से। ऑप्शन सी पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है, पुष्पों पर क्या करने से? हार्मोन छिड़कने से। ऑप्शन डी है रेडियोएक्टिव तत्वों से युक्त उर्वरकों के अनुप्रयोग से। तो याद रखिएगा पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर आपको उत्तर हो जाएगा पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। पुष्पों पर क्या? तो याद रखिएगा हार्मोन छिड़कने से। ठीक है, चलिए ये हमारी इतनी चीजें हुई और यहाँ पर हम लोगों ने देखा आपका जो वर्तमान टॉपिक था पादप का पोषण, साथ ही पादप का हार्मोन और पादप का जनन। इसमें दो पादप का पोषण और हार्मोन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। चलिए इन चीज़ों का एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पौधे का तना जो है पौधे के सभी भागों में भोजन को वितरित करता है। इसके अन्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा भोजन का भंडारण में मदद करना, साथ ही पौधे के आकार में सहायता प्रदान करना, और पौधे का श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में तना जो है क्या करता है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। जल की अधिकतम मात्रा पौधे की आवश्यकता के, है ना, जल की जो अधिकतम मात्रा होती है जो जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है उसका जो जल का अवशोषण है पौधे के किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा इसके जड़ में जो बालें होती हैं, है ना, इसके जड़ में जो बालें होती हैं, कहने का मतलब जड़ आप देखोगे तो जड़ का है ना नीचे में जो जड़ होती है उसके जड़ से ही बहुत पतली पतली, है ना, पतली पतली सी क्या एक नलिकाएं निकली होती है। ठीक है, जड़ से ही क्या देखने को आपको मिलता है कि जड़ आप निकालते हैं। ठीक है, तो जड़ में बहुत छोटी छोटी सी अलग अलग सिराओं में जाती हुई पतली पतली नलिकाएं, ठीक है, होती है। ये क्या होती है? यही जड़ की बालें होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। वृक्ष का जो है जो छाल है, ठीक, देखिए वृक्ष का छाल अगर इसके आधार से गोलाकार रूप में हटा दिया जाए तो वृक्ष जो है सूख कर मर जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, इस कारण वो सूख कर मर जाती हैं। ठीक है, जो संवहनी पौधों, ठीक है, संवहनी पौधों के द्वारा पानी को जो है पौधों के ऊपरी हिस्से तक लाया जाता है, इसमें कौन से ऊतक मदद करता है? तो याद रखिएगा जाइलम। किसकी सहायता से? तो जाइलम की सहायता से। अगला देखिएगा पेड़ पौधे में, ठीक है, जाइलम किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा जल का परिवहन करने के लिए, जल के स्थानांतरण के लिए, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे इसी में कि पौधे जो है पौधे में जो फ्लोएम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा आहार वहन के लिए, है ना, जो भोजन या खाद्य पदार्थ होते हैं उसको वहन करने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए, है ना, उसको स्थानांतरित करने के लिए पौधों के अन्य भागों में। अगला है कि पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा मृदा से, है ना। पौधे जो है पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। पौधे के विकास में जो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो पोटेशियम है ना, और इसी में आपको मैग्नीशियम देखने को मिलता है, साथ ही कैल्शियम। अगला बढ़िए कि पौधे की जो वृद्धि में जो माइक्रोन्यूट्रांट कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम जो है पौधों की वृद्धि के लिए माइक्रोन्यूट्रांट कहलाता है। अगला है कि पौधे जो सूक्ष्म पोषक नहीं होते हैं उनका नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम और देखिएगा, है ना, यहाँ पे कुछ चीजें, ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने जो मैग्नीशियम लिखा है, ठीक, ये क्या है? तो मैग्नीज है ना। यहाँ पे मैंने जो मैग्नीशियम लिखा था ये बाय मिस्टेक लिखा था, ये एक्चुअल में क्या है? तो मैग्नीज है। तो देखिएगा पौधे में जो पोषक तत्व नहीं है कौन कौन से नहीं है, है ना, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम और सोडियम। और कौन कौन से हैं? तो आयरन है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, बोरान है, जिंक है, तांबा है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, वो कौन सा तत्व है जो सरसों के तेल की मात्रा को बढ़ाता है? तो याद रखिएगा सल्फर। वो कौन सा तत्व है जो, है ना, सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है? तो याद रखना है सल्फर। अगला देखिए पौधे जो है नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में। अगला है पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पादप जनन का जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनके प्रश्नों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर हम लोग अगला जो पढ़ेंगे ये आपके पादप जनन से संबंधित है। ठीक, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे ये पादप जनन से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट साइड में जो है इसको इरेज करता हूँ और वहाँ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहीं पर भी आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है, डिस्प्ले होंगे नहीं, यहाँ मतलब नोट डाउन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में मैं उसको क्या करूँगा, नोट डाउन करूँगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चीज़ें जिस तरीके से आगे चलेंगी। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन है ना, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में है ना आपको विभाजन देखने को मिलता है अलग अलग तरीके का, जिसमें एक विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पौधों में आपको देखने को मिलता है। तो पौधे के कौन से अंग में है ना, पौधे के कौन से अंग में होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए प्ररोह शीर्ष, ऑप्शन बी मूल शीर्ष, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी पर्णकोशिका। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा परागकोश, ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका उत्तर है परागकोश है ना, यहाँ पर जो आपका उत्तर है परागकोश, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखते हैं। देखिए पौधों में गुटी लगाने का कार्य जो है किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, पौधों में ठीक है गुटी लगाने का कार्य, गुटी लगाया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताने हैं, है ना। आपके क्वेश्चन के कहने को तब यह है कि पौधों में जो गुटी लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा कीटों के नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी है वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ऑप्शन सी है बीजों के अंकुरण हेतु, ऑप्शन डी है खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो ऑप्शन बी वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक, ऑप्शन बी वानस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है आपसे पूछा गया। ठीक, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलिए कारण को देखते हैं। ऑप्शन ए मूंगफली में, ऑप्शन बी सरसों में, ऑप्शन सी गेहूं में और ऑप्शन डी आलू में। तो क्लोनल वर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिए आलू में। कहाँ पर, तो आलू में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि भ्रूण किसमें मिलता है, आपको ये बताना है ना। भ्रूण किसमें मिलता है ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है आपका फूल, ऑप्शन बी है आपका कर्ण, ऑप्शन सी है आपका बीज, ऑप्शन डी है आपका कली। तो यहाँ पर बीज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। भ्रूण कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा भ्रूण जो है बीजों में होता है ना। कहाँ, तो बीजों में। अगला देखिए माँ पौधे की भांति, ठीक है, पौधा मिलता है। आपका प्रश्न है कि माँ पौधों की भांति पौधे का कौन सा अंग होता है। ठीक है, माँ पौधों के भांति, ठीक है, पौधा मिलता है। तो ये पौधा कहाँ मिलता है, उसी पेड़ में बात हो रही है ना। माँ पौधों के भांति पौधा मिलता है, तो देखिए कौन सा ऐसा अंग है जो उसी पौधों में माँ पौधे की भांति या उसी के तरीके का या उसी तरह का समान होता है। तो देखिएगा ए बीजों से, बी तनाकाट से, सी इनमें से किसी से भी नहीं और डी इन दोनों में से। तो याद रखिएगा ये आपको कहाँ मिलेगा, तनाकाट में। कहाँ, तो तनाकाट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तनाकाट आमतौर में से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तनाकाट है ये किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तनाकाट जो है किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए केला, बी गन्ना, सी आम और डी कपास। तो याद रखिएगा तनाकाट जो है गन्ने के संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके, तो गन्ने के।
ठीक। तनाकार जो है किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा गन्ने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है आपको बताना है, ठीक। जीवन चक्र की दृष्टि से, ठीक है, पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए आपका मटर, ऑप्शन बी आपका पोस्ते, ऑप्शन सी आपका कपास, ऑप्शन डी आपका मक्के, ठीक है। तो ऑप्शन बी पोस्ते है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, इस प्रश्न के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी पोस्ते ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बीज के अंकुरण में निम्नलिखित में से किन तीन परिस्थितियां होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक। मान लीजिए जो बीज है ये अंकुरित हो रहा है, ठीक है, इसके लिए परिस्थितियां किस तरीके से होनी चाहिए या कौन सी परिस्थिति इसके लिए उपयुक्त है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए, मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन किसको आपूर्ति होनी चाहिए। बी, पानी उचित तापमान और ऑक्सीजन किसको पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होनी चाहिए। सी, उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसको क्या होनी चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए। डी, तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश किसको क्या होना चाहिए, तो आपूर्ति होना चाहिए। तो एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक बीज को अंकुरित होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो पानी, उसके बाद जो है उनका उचित तापमान, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है, उचित तापमान और साथ ही ऑक्सीजन और साथ ही ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़े। बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था क्या, ठीक। बीजों की जो प्रकीर्णन, चलिए ठीक है, ये शायद इसके पहले किसी क्लास में है ना, जब हम लोग पादप का पढ़ रहे थे उस दौरान, या पोषण है ना, जब हम लोग पोषण या हार्मोन पढ़ रहे थे उस दौरान ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया हुआ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्न है कि बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है, ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिएगा मटर में, ऑप्शन बी पोस्ते में, ऑप्शन सी कपास में और ऑप्शन डी मक्के में। तो याद रखिएगा पोस्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये देखिए पोस्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे बीज अंकुरित होने की परिस्थितियों में जो उचित फेवरेबल था उसको मैंने आपको बताया था, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। लेकिन बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश की, है ना। बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश का, है ना, किसका, तो प्रकाश का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाल में स्थानांतरण क्या कहलाता है। देखिएगा एक पौधा है, सबसे पहले तो याद रखिएगा एक पौधा है, ठीक, इसमें क्या है, तो दो फूल है, तो एक फूल के, ठीक है, एक फूल के, ठीक, एक फूल के याद रखिएगा किससे, परागकोश से, जो उसी पौधे के दूसरे फूल, ठीक, उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है। देखिए हुआ क्या है, समझिए एक बहकी सी हवाएं चल रही थी, ठीक है, लोग उस हवाओं में है ना, ठंडी हवाएं चल रही थी, लोग क्या हो गए, मदहोश हो गए। इसमें होता क्या है, पेड़ होता है फूलों का, उसमें से एक फूल जो है, ठीक है, उसका जो है एक फूल का जो परागकोश है
ठीक है, परागकोश वाला जो भाग है ये जो है उसी पौधे के दूसरे फूल में, है ना, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में क्या होता है, चली जाती है। कैसे कैसे हवाएं करती हैं, वो आपस में क्या होती है, टकराती हैं, और परागकोश का स्थानांतरण किसमें होता है, वर्तिकाग्र में हो जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए स्वयुग्मन, बी सजात पुष्पी परागण, सी पर परागण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या है, सजात मतलब समान जात के, है ना, सजात पुष्पी परागण, ठीक है, परागण, सजात पुष्पी परागण, एक मिनट, है ना, ठीक, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे है ना, जीवों में निम्नलिखित में से कौन से जीव है जो, ठीक है, क्या करते हैं, तो परागणकारी होते हैं। ठीक है, आपको उन जीवों का नाम बताने हैं जो परागण विधि से कार्य करते हैं, आप परागणकारी होते हैं। तो ऑप्शन है आपका चमगादड़, ऑप्शन बी है आपका मधुमक्खी, और ऑप्शन सी है आपका पक्षी। तो देखिए ऑप्शन, या तो चमगादड़ होगा या मधुमक्खी होगा, या तो केवल मधुमक्खी होगा, या तो चमगादड़ होगा या पक्षी होगा, या तो तीनों होंगे। तो याद रखिएगा, जीवों में परागणकारी कार्य किनके द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहले मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी ये पहले नंबर पे है, भौरे, इसी प्रकार इसमें आपको देखने को मिलता है। अगला जो है पक्षी, ठीक है, कुछ पंछी भी ये काम करते हैं। उसके बाद अगला इसमें आपको देखने को मिलता है चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने देखा गया कब होगा, तो देखिए डिज्नीलैंड, है ना, डिज्नीलैंड से रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी तरीके का कार्टून, है ना, आपके यहाँ चलता है, तो वहाँ जो है ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बीज जो है ऐसा बीज पौधों का जो प्रतिवर्ष बदलता है उसको क्या कहते हैं, पौधे का ऐसा बीज जो प्रतिवर्ष क्या होता है, बदलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए अभिजनक बीज, ठीक, ऑप्शन ए है अभिजनक बीज, ऑप्शन बी आपका प्रमाणित बीज, ऑप्शन सी आपका आधारी बीज, ऑप्शन डी आपका संकर बीज। तो याद रखिए, ऐसा बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है इसको संकर बीज कहते हैं। ठीक है, क्या बीज कहते हैं, तो संकर बीज कहते हैं। ठीक है, और ये संकर विधि का संबंध किससे, याद रखिएगा, है ना, ये पादप जगत से इसका संकर आपको देखने को मिलता है, साथ ही मटर। ठीक है, ये संकर विधि के तहत ही मटर में क्या किया गया था, ठीक है, मटर में क्या किया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसकी प्रायोगिक विधि के बारे में हम लोगों ने जब, ठीक है, मानव ध्रुव पढ़ रहे थे उस दौरान इसको पढ़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमंग और जायन अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ठीक, सबसे पहले तो याद रखना है कैसा है, तो उभयलिंगी पुष्प है, कैसा है, तो याद रखिए उभयलिंगी पुष्प है, और इस उभयलिंगी पुष्प में उमंग और जयान ये जो है अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया। ए भिन्न कालपक्वता, ठीक है, मतलब भिन्न मतलब अलग अलग काल में क्या होना, परिपक्व होना। बी है स्वनिषेच्य उभयलिंगिता, सी है विषम युग्मन, और डी है एक संगमनी। तो याद रखिएगा भिन्न काल पक्वता। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये होगा भिन्न काल पक्वता। ठीक है, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये होगा भिन्न काल पक्वता। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के बाद जो आपका अगला चैप्टर जो चालू होगा। ठीक है, अब ये इसके बाद हम लोग जो इसे बीमारी से रोगाणु एवं जवानी जो रोगाणु एवं, है ना, इसे जो जनित रोग होते हैं उसके बारे में इसके आने वाले जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। तो पहले तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था ये पादप का पोषण, हार्मोन और जनन।
तो इसमें चलिए जो राइट साइड का जो चीज़ें हैं इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से क्यों रिवीजन करते हैं। तो पौधे के द्वारा ली जाने वाली जो नत्रजन का रूप क्या है आपको बताने हैं। तो नत्रजन के बारे में मैंने पहले ही बताया, नत्रजन कहने का मतलब क्या है, वो नाइट्रोजन को बता रहा है। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। अगला है वह पोषक तत्व आपको बताने हैं जिसके द्वारा जो दलदली फसलों में गांठ का गठन करता है। याद रखिए कौन सा है, तो बोरान। परजीवी पौधे कौन सा होता है, इसको आसपास है ना गांव में आप लोग देखे होंगे, अमरबेल जो है परजीवी पौधा कहलाता है। अगला है फसल लोगिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो फसल लोगिंग प्रक्रिया के तहत जो है फसलों का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद जो आवश्यक पोषक तत्वों के लिए है ना वो जो पौधे होते हैं उसका क्या तो विश्लेषण किया जाता है। आगे देखिएगा कि पादप हार्मोन कौन कौन से आपको बताने थे। तो इसमें होता है साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा पादप हार्मोन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधे का वृद्धि वाला हार्मोन कौन सा है, या पौधे में वो कौन सा वृद्धि हार्मोन है जो उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है पौधे का वृद्धि हार्मोन है। अगला देखिएगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन किस प्रकार का हार्मोन है पौधों में, ये आपको बताने हैं। तो याद रखिएगा ऑक्सिन जो है पेड़ों के जो शिखर होता है, जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको प्राधान्यता मतलब उस पर वर्क करता है और उसको वृद्धि करने और उसका विकास करने का कार्य करता है। अगला है जिब्रेलिन। पौधे में जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में वृद्धि करता है जिसके कारण वो क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा एफसीसी अम्ल। एफसीसी अम्ल जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक, एफसीसी अम्ल के बारे में आपको याद रखना है। एफसीसी अम्ल जो है पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का काम करता है। पौधे जो है सूखा को बर्दाश्त करते हैं, सूखा की सहिष्णुता करते हैं। इसका कारण क्या है, या वह कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पौधे जो है सूखा को बर्दाश्त करते हैं। तो याद रखिएगा एफसीसी अम्ल। किसके कारण, तो एफसीसी अम्ल। अगला प्रश्न है कि गैसीय स्थिति पाए जाना। ठीक है, गैसीय स्थिति पौधों में पाए जाना ये कौन से हार्मोन के कारण है। तो याद रखिएगा एथिलीन। या पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है। या इस प्रश्न को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो एथिलीन है ना। क्या नाम है, तो याद रखिएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है कि जो हरे फल होते हैं इसके कृत्रिम ढंग से है ना जो गैस के प्रयोग, किस गैस के प्रयोग के द्वारा इसको पकाया जाता है। तो याद रखिएगा एसिटिलीन। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो एसिटिलीन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा एथिलीन। देखिए वह कौन सा हार्मोन है या कौन सा पादप हार्मोन है जो फल की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा एथिलीन। और हरे फल जो है कृत्रिम ढंग से, वो कौन से हरे फल हैं जो कृत्रिम ढंग से गैसीय स्थिति में क्या करते हैं, गैसीय स्थिति में हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाते हैं। याद रखिएगा एसिटिलीन। अगला है टमाटर को बीज रहित फल का उत्पादन। ठीक है, टमाटर का बीज रहित फल का जो उत्पादन है, ठीक है, ये कैसे किया जा सकता है। तो याद रखिएगा पुष्पों पर हार्मोन छिड़ककर। ठीक है, पुष्पों पर हार्मोन छिड़ककर। तो आपको बताने हैं कि टमाटर में अगर बीज रहित टमाटर का आपको उत्पादन करना है तो टमाटर के जो पुष्प लगते हैं उस पर हार्मोन का जब आप छिड़काव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीज रहित टमाटर का उत्पादन होगा। ठीक, क्या होगा, तो याद रखिएगा बीज रहित टमाटर का उत्पादन होगा। ये बच्चे चलिए देखिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बात तो परजीवी पौधे, परजीवी पौधे जो अमरबेल का पेड़ होता है, परजीवी कहने का मतलब ऐसा पौधा तो दूसरे पौधे पर अपने जीवन को बिताने के लिए और जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य है उसको करने के लिए आश्रित होता है, उसको क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। तो अमरबेल को आप याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा पौधे के द्वारा जो ली जाने वाली नत्रजन रूप में, ठीक है, ये नत्रजन क्या है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। तो पौधे जो नाइट्रोजन लेता है किस रूप में लेता है, तो याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में लेता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे पादप हार्मोन आपको याद रखना है। क्या नाम है, तो साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन, ये क्या है, तो पादप हार्मोन।
इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि पादप का जो वृद्धि हार्मोन है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन, ये पादप का वृद्धि हार्मोन है। इसी में अगला आप देखिएगा यहाँ पर जो सूखा सहिष्णुता, पौधों का जो सूखा सहिष्णुता किस हार्मोन के कारण है, या कौन सा हार्मोन जो है इसको इतनी क्षमता प्रदान करता है कि सूखा को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके, तो इसका कारण ये क्या है, याद रखिएगा एफसीसी कमरा। क्या है, तो एफसीसी कमरा। उसी प्रकार देखिए हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से कौन से गैस के प्रयोग के माध्यम से पकाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिलीन। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन जो है वो कौन सा पादप हार्मोन जो है फल की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा एथिलीन। याद रखिएगा कौन सा, तो एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में अलग अलग तरह के विभाजन आपको देखने को मिलते हैं, उसमें एक विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, पौधों में आपको अलग अलग तरह के विभाजन देखने को मिलते हैं, उसमें एक विभाजन कौन सा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए जो महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो है आपका, याद रखिएगा परागकोश। ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो आपको याद रखना है परागकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए इसी में कि पौधों का जो बूटी लगाया जाता है, इसका लगाने का मुख्य कारण क्या होता है, या किस उद्देश्य से इसको लगाया जाता है, तो याद रखिएगा वानस्पतिक प्रसारण के लिए। किस लिए, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्लोनर वर्णन का प्रयोग पौधों में किस तरीके से किया जाता है, या कौन से पौधे में या कौन से फसल में किया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोनर वर्णन का प्रयोग जो है आलू में किया जाता है। किसमें, तो आलू में। ठीक है, क्लोनल वर्णन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा आलू में किया जाता है। इसके बाद आपका अगला है कि पौधों में भ्रूण कहाँ मिलता है, आपसे पूछा गया। ठीक है, पौधों के कौन से हिस्से पर भ्रूण आपको मिलता है, इसे पुष्प में मिलता है, तने में मिलता है, जड़ में मिलता है, या बीज में, तो याद रखिएगा भ्रूण जो है पौधों के बीज में प्राप्त होता है। ठीक है, भ्रूण के बारे में आपको याद रखना है, इसका निर्माण कहाँ होता है, पादप जगत में, तो पौधे के भ्रूण में इसका निर्माण होता है। अगला देखिए, माँ पौधे की भांति, पौधे को अब कौन सा भाग है जो माँ पौधे की भांति ही क्या होता है, सामर्थ्य होता है, तो याद रखिएगा तना वाला भाग। और तना भाग जो है माँ पौधे की भांति ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि तना जो है भोजन का संग्रहण करने में, ठीक है, आकार देने में और भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, ठीक है, जल का स्थानांतरण करने में, परिवहन करने में मदद करती है। इसीलिए तना काट वाले हिस्से को, ठीक है, माँ पौधे की भांति समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि तना काट संवर्धन, ठीक है, तना काट का संवर्धन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा गन्ने में। ठीक है, तना काट का संवर्धन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा गन्ने में। अगला देखिए कि बीज अंकुरित परिस्थिति, ठीक है, बीज के अंकुरित के लिए जो आवश्यक परिस्थिति कौन सी है, तो याद रखिएगा इस बीज अगर अंकुरित हो जाए तो पानी इसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तापमान जो उचित मात्रा में हो, साथ ही ऑक्सीजन भी, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में इनको चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि बीजों का जो प्रकीर्णन सेंसर है ये कौन सा होता है, तो पुष्ता। ठीक है, बीजों का जो प्रकीर्णन सेंसर है कौन सा है, तो याद रखिएगा पुष्ता। अगला देखिए, बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश की। ठीक, बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो याद रखिएगा प्रकाश की। अगला प्रश्न है, यदि पौधे का एक फूल का जो परागकोश है पौधे के दूसरे फूल के अधिकाग्र से मिल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक, उसी प्रकार वह कौन सा जीव है जो परागणकारी होता है। यहाँ पर आपको जीव के बारे में बताना है कि वह कौन सा जीव है जो परागणकारी होता है, तो याद रखिएगा परागणकारी जीवों में मधुमक्खी, पंछी और चमगादड़ आते हैं। ठीक है, परागणकारी, ठीक है, परागणकारी वो कौन सा जीव है जो परागणकारी है, तो याद रखिएगा मधुमक्खी, पंछी और चमगादड़। ठीक है, मधुमक्खी, पंछी और चमगादड़ ये कैसे जीव हैं, तो याद रखिएगा परागणकारी जीव हैं। ठीक है, मधुमक्खी, पंछी और चमगादड़ कैसे जीव हैं, तो परागणकारी जीव हैं। वह कौन सा पौधे को कौन सा बीज है जो प्रतिवर्ष बदलता है, तो याद रखिएगा संकर बीज। ठीक है, पौधे को कौन सा बीज है जो, ठीक है, पौधे को कौन सा बीज है जो प्रतिवर्ष बदलता है, तो याद रखिएगा संकर बीज। ठीक है, पौधे को कौन सा बीज है जो प्रतिवर्ष बदलता है, तो याद रखिएगा संकर बीज। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए
उभयलिंगी पुष्प के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका पुमंग और जायंग, ठीक है, ये अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ये भिन्न काल परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भिन्न काल परिपक्वता, ठीक। उभयलिंगी पुष्प को आपको बताने हैं, जो पुमंग और जायंग है ये अलग अलग समय पर परिपक्व होता है, तो इसको क्या कहते हैं? भिन्न काल परिपक्वता। चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास था इसमें हम लोगों ने पादप का पोषण, हार्मोन और जनन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। और आज का क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ। इसके बाद ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका अगला टॉपिक जो है विषाणु जनित रोग, ठीक है, जो रोग और उपचार है उससे है। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पर रखता हूँ, आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना।